आप हमारे ठीक पीछे जो इमारत देख रहे हैं वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय का बिरला छात्रावास है। अध्ययन हो, सामाजिक चिंतन हो या फिर राजनीतिक चर्चा हो, इस परिसर में लगातार जारी रहती है। इसके अलावा खास बात हम आपको बता दें कि सदन में भी जो हमारे सांसद राजनेता पहुंचे हैं, कहीं ना कहीं उनका रिश्ता इस काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर से जुड़ा रहा है। वर्तमान में भी लोकसभा चुनाव का जो महापर्व है वो देश में जारी है। 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं, तीसरे चरण चुनाव पर देश की नज़र है। और ये जो छात्र बैठे हैं वो पूर्वांचल से नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से भी यहाँ पर आए हैं। हम उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि देश किन मुद्दों के आधार पर वोट कर रहा है। और जाहिर सी बात है कि इन छात्रों की भूमिका बेहद अहम रहती है, खासतौर पर राजनीति की बात कर लें, क्योंकि कहा भी जाता है कि हमारे हिंदुस्तान में सर्वाधिक प्रतिशत में छात्र हैं, सर्वाधिक प्रतिशत में युवा आबादी है। तो इनकी इस बार क्या भूमिका रहेगी ये जानना जरूरी है। अभिषेक जी नमस्कार। जी प्रणाम। कैसे हैं, क्या हालचाल चल रहा है? ठीक है, बढ़िया है, स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है। अभिषेक जी आप बलिया से आते हैं, हम चाहेंगे कि बलिया का मिजाज बताएं, बलिया क्या सोच रहा है इस समय, क्योंकि वहाँ भी लड़ाई बेहद दिलचस्प है। देखिए बलिया का जो चुनाव है वो दिलचस्प तो हमेशा रहता है और इसलिए दिलचस्प रहता है कि बलिया में बागी तेवर हमेशा बरकरार रहता है और बलिया अपने बागी तेवर के लिए ही जाना जाता है। लेकिन इस बार जो 2024 का चुनाव होगा वो अब हमारे आदरणीय स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के पुत्र वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए के प्रत्याशी हैं। और मुझे लगता है चूँकि 10 साल बाद, चूँकि वो राज्यसभा में दूसरी बार थे, उनकी सक्रियता थी, तो 2 पंचवर्षीय योजना के बाद ये लोकसभा के बाद ये इस बार प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो बलिया के पूरे जो भी लोग हैं उन्हें यह मन बनाया है कि उनको पुनः एक बार लोकसभा और सदन में भेजा जाए। तो बलिया का मिजाज तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में है। अभिषेक जी, क्या साल 10 साल बीतने के बाद एक स्पष्ट सवाल हमारा है कि क्या इस बार कोई भी दल हो, छात्र मुद्दों को ध्यान में रखा गया कि नहीं, कि केवल वही मुद्दे, वही आधार रखा गया जैसा कि चुनाव में अक्सर रखा जाता था? क्या इस बार छात्र हितों को आधार रखा गया कि नहीं? देखिए, आपने बहुत ही सार्थक और बहुत आपने उचित प्रश्न पूछा। मैं बड़ी निसंदेह और बड़ी बेझिझक में इस बात को कह सकता हूँ कि चाहे वो कोई भी वर्तमान समय में भारतवर्ष में चाहे जितनी भी राजनीतिक दलें हैं, चाहे सरकार में हों या सरकार से इतर हों या विपक्ष में हों, छात्र और छात्र संघ, छात्र जैसे आपने कहा, तो जैसे ही मैंने आप छात्र की बात की है तो हम यहाँ से उनको स्टूडेंट पॉलिटिक्स से इसलिए जोड़ रहे हैं कि जैसे सभी लोग अपने प्रतिनिधित्व मांगते हैं, अपनी हिस्सेदारी, अपनी साझेदारी, अपनी भागीदारी मांगते हैं, तो वर्तमान भारत की जितनी भी राजनीतिक दलें हैं वो छात्र संघ के पदाधिकारियों और छात्र स्टूडेंट पॉलिटिक्स करने वाले छात्र नेताओं को क्यों नहीं अपने दलों में वो दे रही हैं? क्या जो भारत इस समय पूरे विश्व का सबसे सर्वाधिक युवाओं वाला देश है, तो क्या यहाँ के युवा केवल और केवल मतदान के लिए बने हैं? हम मतदान करेंगे, सरकारें बनाएंगे, पर क्या हमारी सरकार में हिस्सेदारी और भागीदारी नहीं मिलेगी? ये मिलना चाहिए। और वर्तमान सरकार सहित विपक्ष के सभी दलों से मैं भी आग्रह करना चाहूँगा कि आप सभी लोग अपने जो एजेंडे हैं, जो आपके घोषणा पत्र हैं, उसमें इस बात को जोड़िए कि आने वाले या अभी जो शेष जो चुनाव हैं जहाँ पर अभी प्रत्याशी घोषित नहीं हुए हों या अभी संभावनाएं हैं, वहाँ पर यदि स्टूडेंट पॉलिटिक्स का कोई चेहरा है तो उस पर उसको प्रत्याशी बनाइए। चलिए, ये विचार विमर्श का विषय है। हालांकि जो छात्र संघ की बातें हैं वो भी लगातार ये छात्र जो है उठाते रहे हैं और इस परिसर से छात्र संघ चुनाव जो है काफ़ी समय से बन रहा है। हम और लोग जुड़े हैं, उनसे बात करें। कहाँ के रहने वाले हैं आप? अयोध्या जिले के मूल। अयोध्या, प्रभु राम की नगरी। इस बार एक सवाल सीधा कि कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं जो राम मंदिर बना है वो मुद्दा प्रभावी रहेगा, आपको भी लगता है? जी नहीं, बिल्कुल रहेगा, क्योंकि अयोध्या और अयोध्या के आसपास जितने भी ज़िले हैं वहाँ राम मंदिर का जो मुद्दा है वो पूर्ण रूप से प्रभावी है। मैं पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं, हम लोग गांव में जाते हैं, अभी गांव गए तो देखा हमारी माता जी और सभी लोगों में मंदिर के प्रति बड़ी आस्था है। इस बार हमें ऐसा लग रहा है कि इस बार राम मंदिर के नाम पर, प्रभु श्री राम के नाम पर वहाँ पर पर्याप्त संख्या में वोटर निकलेंगे और भारतीय जनता पार्टी को वोट भी मिलने वाला है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? बलिया, बागी बलिया से बलिया के रहने वाले हैं। पूर्वांचल में खास तौर पर इस बार कहा गया कि लड़ाई जो है पिछले बार की तुलना में अलग है, क्योंकि पूर्वांचल की बेहद टफ लड़ाई रहती है। आपको क्या लगता है? बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि पूर्वांचल में आप देखेंगे प्रत्याशी कई बार पैराशूटेड हैं कई लोकसभा क्षेत्र में, और कई लोकसभा क्षेत्र में मतलब जिनको अनुभव नहीं है या वंशवाद के चक्कर में आए हैं तो उनका बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। और मेरा मानना है कि इस देश में वंशवाद और पार्टी इसीलिए बस बनाया गया है क्योंकि
छात्र राजनीति को ख़त्म करना। अगर छात्र राजनीति अगर आएगा देश में तो वंशवाद खत्म हो जाएगा। आप देखेंगे कि लगभग इस देश में 34 परिवार ऐसे हैं जो राजनीति में सीधा सीधा दखल देते हैं, जिनके वो लड़ेंगे नहीं तो उनके बेटा लड़ेंगे, उनकी बहू लड़ेंगी, उनकी पत्नी लड़ेंगी, और वो सदन में जाते हैं और वो कहते हैं कि हम आपकी बात करते हैं। वो कैसे हमारी बात करते हैं? इस देश में हर वर्ष प्रतिवर्ष 4 करोड़ लोग पोस्ट ग्रेजुएट होकर पास होते हैं, 1 लाख से भी कम सरकारी नौकरियां आती हैं। इस देश में जब सबसे ज़्यादा युवा हैं, 4 करोड़ पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, 40 लाख 4 करोड़ ग्रेजुएट होते हैं, 40 लाख पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, 0.5% लोग रिसर्च में जाते हैं। उसके बाद नौकरियां हैं ही नहीं इस देश में, और उनका प्रतिनिधित्व करने वाले पूरे देश में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो नॉन पॉलिटिकल किसी युवा को टिकट दिया हो। और आप बात करते हैं युवाओं की बात करते हैं, कैसे युवाओं की बात रखी जा सकती है? आज विपक्ष का हो या पक्ष का, सभी लोग करते हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी। तो छात्रों की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है, किसानों की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है। आप किसानों को क्यों नहीं लेके जाते हैं? आप छात्रों को क्यों नहीं लेके जाते हैं? आज के समय में एक भी छात्र किसी भी दल का हो, क्यों नहीं कोई विपक्ष का ही नेता कहता है कि मैं छात्रों की बात करूंगा? क्योंकि सबसे ज़्यादा युवा हैं इस देश में, और हर व्यक्ति मंच पर चढ़ने के बाद सबसे पहले यही कहता है कि ये युवाओं का देश है, विश्व में सबसे ज़्यादा युवा भारत में है। हर मंच से यही कहता है। और डी ग्रुप का जो घेरा बना होता है उस कॉलम में सबसे ज़्यादा युवा होते हैं, और सभी पार्टियों के राजनीतिक छात्र राजनीतिक संगठन है, उस संगठन में उस पार्टी की दलाली करने के लिए सिखाया जाता है बच्चों को शुरू से ही कि आपको क्या करना है कि पार्टी की नीतियों को बताना है, छात्र की नीति को नहीं। छात्र क्या हो रहा है इस देश में, बेरोजगारी का अड्डा बनता जा रहा है, उसकी कोई नहीं बात करता है। तो ग्राउंड रूट की समस्या यही है कि जब छात्र राजनीति आएगा तो वंशवाद को खत्म करना पड़ेगा, छात्र राजनीति को लाना पड़ेगा। वंशवाद पर भी आपका प्रहार है, और सीधे सीधे जो छात्र उम्मीदवारी है उसको बढ़ना चाहिए वर्तमान राजनीति में। कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम सत्यम सिंह है, मैं यहीं यूजी का छात्र हूँ, बीकॉम कर रहा हूँ 2य वर्ष का। मैं गाजीपुर का रहने वाला हूँ। गाजीपुर। और गाजीपुर का मिजाज हमेशा से ही अलग रहा है पूरे देश से। अगर अफजाल अंसारी चुनाव लड़ते हैं या उसके अलावा भी कोई विषय होता है तो आपको क्या लगता है गाजीपुर में किसका पलड़ा भारी है? गाजीपुर में विकास का पलड़ा भारी है। गाजीपुर में जिसने विकास किया है उसको मत मिलेगा। क्या बीते दिनों मुख्तार अंसारी की मौत का जो मामला रहा है या विषय रहा है वो मुद्दा नहीं बनेगा? एक कहा गया कि एक सिंपैथी की लहर भी गाजीपुर में उठी है, क्या वो सिंपैथी की लहर है? लेकिन सिंपैथी की लहर उनके लिए है जो एक बाहुबली, एक माफिया को अपना आइडल मानते हैं। जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोग एजुकेटेड हैं, वो लोग कभी भी एक माफिया और एक बाहुबली को अपना आइडल नहीं मानेंगे, और उसके लिए कोई सिंपैथी नहीं। जो पिछले 15 वर्ष 20 वर्ष से जेल में है वो किसी का आइडल नहीं हो सकता। जो लोग वहाँ गए हैं वो उसको मानते हैं, वो लोग इलिटरेट। मैं किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन सिंपैथी नहीं है। गाजीपुर विकास के लिए मत देगा इस बार, और गाजीपुर का विकास इस बार होगा जो रुक गया था पिछले 5। देखिए, शाम का वक्त है, सूरज ढलने के साथ साथ चर्चाएं और तेज हो चुकी है छात्रों के बीच में, और सीधे तौर पर उनका कहना है कि हम जो विचार करेंगे वो सीधे सीधे देश हित का मुद्दा होगा, राष्ट्र हित का मुद्दा होगा, और हमारे क्षेत्र में हुए विकास का मुद्दा होगा। इन्हीं आधार पर हम वोट करेंगे। भैया, आप कहाँ से हैं? सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम उत्तम सिंह राठौर, छात्र नेता यूपी कॉलेज। अच्छा, मैं बिहार से रहने वाले। और यूपी कॉलेज का भी एक समृद्ध इतिहास रहा है। बिहार में एक गुट आरजेडी नेतृत्व कर रहे हैं, एक गठबंधन को आगे लेकर चल रहे हैं, वही एनडीए गठबंधन है। हालांकि इस बार बड़े भाई के पद पर बीजेपी सवार है। आपको क्या लगता है बिहार क्या सोच रहा है? बिहार, आपने बोला इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन, पूरे देश में 2 ही पार्टी चुनाव लड़ रही है। तो बिहार का जो नेतृत्व है, बिहार पिछले 2014 का लोकसभा चुनाव, 2019 का लोकसभा चुनाव जो भी था, बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से 39 सीट भाजपा के खाते में, एनडीए गठबंधन के खाते में 2-2 बार देने का काम किया है बिहार की जनता ने। उसके बदले बिहार में कुछ नहीं मिला बिहार को। हकीकत यह है, बिहार की वर्तमान सरकारें लगातार, और बिहार को ऐसा कहा भी जाता है बिहार की पलटू सरकारें, जाकर बिहार का कोई अस्तित्व नहीं बचा है राजनीति में। बिहार तो केंद्र को सपोर्ट करता है, लेकिन केंद्र बिहार को सपोर्ट करता है ये ज़मीनी स्तर पे नहीं दिखता। रही बात लोकसभा चुनाव, भारतीय जनता पार्टी, एक मुद्दा इसके पास है राम मंदिर। राम स्वास्थ्य नहीं है, राम शिक्षा नहीं है। राम स्वास्थ्य नहीं है, राम शिक्षा नहीं है। स्वास्थ्य और शिक्षा, राम बेरोजगार नहीं है, राम रोजगार नहीं दे सकते। राम जरूरी है, राम के साथ मेरी आस्था जुड़ी है, मैं भी राम के साथ जुड़ा हूँ। लेकिन उसी अयोध्या लोकसभा क्षेत्र में 3 भारतीय जनता पार्टी के खाते में विधानसभा सीट जाती है, 2 समाजवादी पार्टी के सरकार में।
क्या वहाँ जो समाजवादी पार्टी के सरकार में जो 2 सीटें गईं, क्या उस लोगों की राम से आस्था नहीं है? आप बेरोजगारी की क्यों नहीं बात करते हैं? आप शिक्षा की क्यों नहीं बात करते हैं? अब ज़मीनी समस्याओं की क्यों नहीं बात करते हैं? आप छात्र संघ को गर्त में डालने का काम किया है। यूपी में जो छात्र संघ चल रहा है, आज 2 साल से छात्र संघ को पूरे यूपी उत्तर प्रदेश में बंद कर दिया गया है, बिहार में बंद कर दिया गया है। इसकी बात क्यों नहीं करते? जब यहाँ से युवा उठ के सदन तक जाएंगे तो ये ज़मीनी हकीकत पता चलेगा, ज़मीनी समस्याओं से रूबरू होगा लोकसभा में। राठौर साहब एक बात बताइएगा, सबसे ज़्यादा इस बार विषय रोजगार के मुद्दे पर भी चर्चा हुई और दावा किया गया कि आरजेडी और जेडीयू जिस समय एक साथ थे, लाखों लोगों को नौकरी दी गई बड़े कम समय में। वो प्रभावशाली रहेगा कि नहीं? क्या इन बातों में हकीकत है? आपकी बात से मैं सहमत हूं कि जेडीयू और राजद की गठबंधन सरकारें हुआ करती थी और तेजस्वी यादव ने, डिप्टी सीएम ने वहां का श्रेय भी लिया, नौकरी दिया। इस चीज़ से मैं सहमत हूं, लेकिन कहीं ना कहीं वहां की समस्या परिवारवाद भी है। ये तेजस्वी यादव ही क्यों डिप्टी सीएम हो सकते हैं? यादव परिवार में और राजद में और कोई कार्यकर्ता नहीं है? मीसा भारती, रोहिणी आचार्य, ये परिवारवाद कब खत्म होगा? सारी लोकसभा सीटें उस परिवार में जाएंगी, सारी विधान परिषद की सीटें उस परिवार में जाएंगी, सारी लोकसभा की सीटें उसी परिवार में होगी। ये क्यों? परिवारवाद मेन समस्या है बिहार का भी। परिवारवाद पर लगातार बातचीत यहाँ पे जारी है। हाँ। अभी छपरा लोकसभा में अभी रोहिणी आचार्य करके प्रत्याशी हैं, उनकी लड़की हैं। मंच सजा था और मंच पे लोग जो बैठे थे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव जी, पार्टी की वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी, पार्टी के वर्तमान नेता तेजस्वी यादव जी, पार्टी के युवा और क्रांतिकारी नेता तेज प्रताप जी, पार्टी के पूर्व महिला मोर्चा के जो नेता हैं मीसा भारती जी। अरे यार, ये कौन सा दल है जिस दल के घर के सारे लोग ही पार्टी के बड़े प्रत्याशी हैं? तो उस दल का और उस प्रदेश के अन्य लोग क्या कर रहे हैं? अन्य लोग की दुकानदारी बंद कर रहे हैं, अन्य लोग की राजनीति बंद कर रहे हैं। मैं लगातार इसलिए बार बार कह रहा हूं कि यदि आप यूथ हैं और युवा हैं तो ऐसे दलों को समाप्त करने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा लगाइए और छात्र राजनीति या भी जो स्वतंत्र पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, जो अच्छे मन से और अच्छी नीयत से काम करते हैं, उनको बल दीजिए और उनको जिताने का काम करिए। अभिषेक जी, ये तो बात हो गई क्षेत्रीय दलों पर, लेकिन आपको नहीं लगता है कि जिस परिवारवाद से, जिस वंशवाद से भारतीय जनता पार्टी बचते आई थी, कहीं ना कहीं अब उस पर भी ये बात कही जा रही है कि अब उन्होंने भी वंशवाद को मैं कह रहा हूं कि इसके दंश में और इसके दायरे में जो भी दलें आएंगी उनका प्रतिकार कर दिया जाएगा। बिल्कुल। आप कहाँ से हैं? जी, हम सासाराम लोकसभा बिहार के रहने वाला हूँ। अच्छा, बिहार के मुद्दे पर लगातार चर्चा हो रही है, आप किन मुद्दों को सोचकर वोट करने जाएंगे? इस बार हम युवाओं को जो देखेगा, जो पार्टी युवाओं के बारे में सोचेगी और जो राष्ट्र हित के बारे में बात करेगी और जो परिवारवाद वंशवाद से दूर रहेगी, उसी पार्टी को हम लोग इस बार समर्थन और वोट करने वाले हैं। 10 वर्षों में केंद्र सरकार की जो नीतियां रही हैं वो आपके हित से जुड़ी रही हैं? हम लोगों के युवाओं के हित से भारत केंद्र सरकार का भी वैसा कोई जो नहीं है जो जुड़ी हुई है समस्या है। शुक्रिया बातचीत के लिए। हम आपसे भी बात करेंगे। टोपी देखकर तो लग रहा है कि हमारे पहाड़ी राज्य से हैं, बाकी बता दीजिए कहाँ से? जी, मैं सोनभद्र से हूँ। अच्छा, सोनभद्र से। हाँ, ठीक है। ये बताइए, पूर्वांचल का क्या मिजाज है? पूर्वांचल का मिजाज भाई साहब, देखिए इस समय देख के तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी कमबैक करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं और भी पार्टियां, जैसे कि आईटी सेल द्वारा कई सारी चीज़ें चल रही हैं, तो उसको देख के लग रहा है कि टफ टक्कर है। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है कि बीजेपी प्लस दिख रही है। और लोकल लेवल पर अगर बात करें तो जैसे कि कहीं कहीं एरिया में जो है कि जो ज़मीनी स्तर के नेता हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, वो अपने जनता की सुन रहे हैं, जनता उनके लिए वोट भी दे रही है। मैं उदाहरण में आपको दे सकता हूं, भदोही के जो सांसद प्रत्याशी हैं अपने ललितेश जी, जनता की सुनते हैं, वो ज़मीनी स्तर के नेता हैं, उनके लिए जनता काम कर रही है, समझ रही है उनकी चीज़ों को। अच्छा, ये बताइए कि रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी, इसके अलावा जन जन तक पहुंचने वाली योजनाओं, ये सारी चीज़ें कितना ज़्यादा इस चुनाव में प्रभावी रहेगा, आपको क्या लगता है? बहुत ज़्यादा प्रभावी रहेगा, क्योंकि हर जगह का मुद्दा यही है ना कि शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है, स्वास्थ्य में कमी आ रही है। और हालांकि भारतीय जनता पार्टी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा इस सब चीज़ों को दूर किया जा रहा है, लेकिन अब जो मैं कह रहा हूं कि अगर कोई गड्ढा 70 साल से खोदा गया है तो 10 साल में कैसे भर जाएगा भाई साहब, बताइए। यानी कि इन्हें अभी और आप वक्त देना चाह रहे हैं कि 10 साल में ये अभी पूरी तरीके से सफल नहीं रहे और एक चांस और बिल्कुल देना बनता है। चांस और। आप कहाँ के रहने वाले हैं?
सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम शिवान सिंह है और मैं छात्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय से निवास स्थान मेरा जिला आजमगढ़ है। आजमगढ़ में लड़ाई बड़ा दिलचस्प है, आपको क्या लग रहा है, निरहुआ का कमाल इस बार होगा या फिर धर्मेंद्र यादव? जैसा कि आप सभी को पता है कि आजमगढ़ जो है वो समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, जो कि कई वर्षों से समाजवादी पार्टी के वहाँ सांसद रह चुके हैं। मुलायम सिंह यादव जो कि सांसद, चुनाव में तो निरहुआ ने कमाल दिखा दिया और वो बात दावे के साथ कर रहे हैं कि चाहे कोई भी आ जाए, उन्होंने पहले ही चुनौती दे दी। तो लगता है आपको कि नहीं वो जो गढ़ की बात नहीं, इस बार तो जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी के गढ़ को तो उन्होंने तोड़ दिया है, क्योंकि उपचुनाव जब हुआ भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी अच्छे मतों से, वहाँ की जनता अब जान चुकी है, वो विकास को देख रही है। क्योंकि भारत जैसे देश में, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और आजमगढ़ की जनता अब देख चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी रोजगार, एक अच्छी व्यवस्था। अच्छा, एक बात बताइए, आजमगढ़ के बारे में जरा सा लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी काफ़ी चर्चा रहती रही है। इसके अलावा कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसकी वजह से आजमगढ़ खुद केंद्र में रहा है। 5-10 सालों में क्या वहाँ की कानून व्यवस्था में कुछ आपने बदलाव देखा है? आप पिछला रिकॉर्ड उठा सकते हैं, 10 वर्ष पहले आप देख सकते हैं आजमगढ़ को लोग आतंकवादी ज़िले के नाम से जाना जाते थे। कहीं पे अगर रूम लेना चाहते थे तो वहाँ पे रूम नहीं देते थे। अगर कोई लड़का इलाहाबाद जाके रूम लेना चाहता था तो वहाँ पे साफ मना हो जाता कि आपको रूम नहीं दिया जाएगा। तो आप अब का रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने ये कानून व्यवस्था तो सबसे मजबूत कर दिया है। वहाँ पे कानून, लॉ एंड ऑर्डर भी बहुत मजबूत हो गया है। आजमगढ़ अब विकास को देख रही है और इस बार भी एनडीए का जो नारा है 400 पार, तो इस बार वो सिद्ध हो चुका है। एनडीए 400 पार बहुमत से सरकार इस बार बनाने जा रही है। चलिए, ये तो देखना होगा कि जनता का आशीर्वाद किसे मिलता है, लेकिन महामना की इस तपोभूमि में छात्रों के बीच चर्चा लगातार जारी है। तो जैसे कि हम सब यहाँ, हमारी चर्चा खत्म हो, जैसे कि हम सब यहाँ हैं, तो मैं एक युवाओं की बात करना चाहता हूँ। आजकल हर पार्टी ये कहती है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बड़े भाई ने भी ये बात बताई। तो ये युवाओं की संख्या यहाँ पे इस देश में 60% है, और अगर युवाओं की संख्या हम संसद में देखें तो 12%, और जो मध्यम वर्गीय परिवार से युवा आते हैं उनकी संख्या मात्र 2% है। तो ये कहाँ से हमको हमारी भागीदारी मिल रही है? हमको हमारी भागीदारी मिलनी चाहिए। छात्रों की यही आवाज़ है और इसी मुद्दे पे छात्र वोट डालने जाएगा कि अगर हमें हमारा नेतृत्व नहीं मिलेगा तो एक 70 साल का बुजुर्ग हमारा नेतृत्व नहीं कर सकता है। देखिए, सीधे तौर पर छात्रों का यहाँ ये कहना है कि हम भी चाहते हैं प्रतिनिधित्व करना, ये भी चाहते हैं सदन में जाना और अपने क्षेत्र की जुड़ी विषयों को लेकर ये बातों को रखना चाहते हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर नज़र रहेगी 4 जून पर, जब वोटिंग की प्रक्रिया पूर्ण होते मतगणना होगी, और देखना ये दिलचस्प होगा कि किसको देश का आशीर्वाद मिलता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।